टीचर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम की, जिसमें हमने प्राचीन भारत के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज से शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के सिलेबस की। क्या पढ़ेंगे हम? मध्यकालीन भारत के सिलेबस की बात, मिडविल इंडिया के बारे में बात करेंगे। इस मध्यकालीन भारत में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम मराठा साम्राज्य, जिसमें पेशवा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत के टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कालक्रम रहा था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। इसका कालक्रम कब से कब तक रहा था? 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 5 प्रमुख वंश हुए। कितने वंश हुए? कुल 5 वंश हुए। सर्वप्रथम कौन सा वंश हुआ? गुलाम वंश, जिसका कालक्रम रहा था 1206 से 1200 ईस्वी तक। दूसरा वंश हुआ खिलजी वंश, इसका कालक्रम रहा था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा वंश रहा था वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश का कालक्रम रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा जो वंश था वो था सैयद वंश, जिसका कालक्रम रहा था 1414 से 1451 तक। और तथा पांचवा एवं अंतिम लोधी वंश रहा था, जिसका कालक्रम रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसके बाद हमारा मुगल काल आ गया था, यानी मुगल वंश आ गया था। तो हमारे कौन कौन से 5 प्रमुख वंश रहे थे? पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया हमारा खिलजी वंश, तीसरा हो गया तुगलक वंश, चौथा हो गया सैयद वंश और पांचवा हो गया लोधी वंश। तो ये 5 प्रमुख वंश थे दिल्ली सल्तनत में। आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश ने किया। कौन से वंश ने किया? सबसे अधिक लंबी अवधि तक तुगलक वंश ने किया। कुल इसने शासन कितने वर्ष किया? 94 वर्ष। इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? 94 वर्ष। इनका जो कालक्रम रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक सबसे लंबी अवधि तक रहा था। और जो सबसे कम अवधि तक जिसने शासन किया था वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन मात्र 30 वर्ष तक रहा था, जिसका कालक्रम रहा था 1290 से 1320 ईस्वी। तो प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया था? तो तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय के लिए शासन किया था वो था खिलजी वंश ने, जिसने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया, जबकि तुगलक वंश ने कुल 94 वर्ष तक शासन किया। आगे बात करते हैं सबसे पहले वंश के बारे में। तो हमारा पहला वंश है गुलाम वंश। कौन सा वंश है हमारा? पहला वंश। गुलाम वंश के प्रमुख शासक। गुलाम वंश का शासनकाल रहा था 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो जो इसके प्रमुख शासक हैं, सबसे प्रथम नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी 4 से 5 साल इनका शासनकाल रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासक गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ये गुलाम वंश के शासक के नाम से विख्यात हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस नाम से विख्यात हुए? गुलाम वंश के शासक। आगे बात करते हैं ये कैसे शासक बने। वर्ष 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था और स्वयं बाद में गजनी लौट गया था। जैसा कि हमने अंतिम क्लास में अपने प्राचीन भारत में पढ़ा था कि जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें तो हमारे पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गोरी हारा था, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। जिसके बाद जो मोहम्मद गोरी था वो गजनी लौट गया था और अपना शासन अपने सेनापति को सौंप के चला गया था, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। लौट गया था और भारत का जो अब शासनकाल था, जो राजकाज था, वो अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया था। ये इसका एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, इसको ये सौंप कर चला गया था। आगे बात करते हैं। वर्ष 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और उसने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। इसने कौन से शासन की स्थापना की? तुर्की शासन की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दानी स्वभाव एवं उदारता के कारण
लाखभवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाखभवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाखभवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये दानी स्वभाव का कारण का था। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन एक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। लाहौर जो वर्तमान में आज पाकिस्तान में है, इसको अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे उसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। इन्होंने किसका निर्माण प्रारंभ किया? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। किसके सम्मान में किया गया था इसका निर्माण? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। आगे बात करते हैं। वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हो गई? इनके स्वयं के घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसका अयोग्य पुत्र आराम शाह सुल्तान बना। अब इसका नाम ही देख लीजिए, आराम शाह, तो आप सोच ही सकते हैं आराम शाह है तो शासक कैसा ही रहा होगा। परंतु इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। तो जब जैसा कि इसका नाम है आराम शाह, तो आराम ही करता होगा, तो इस वजह से अयोग्य शासक था, तो इल्तुतमिश द्वारा इसे हरा दिया गया और स्वयं ये इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अयोग्य पुत्र, जो तुर्क में अमीर व्यक्ति थे, अयोग्य पुत्र आराम शाह को हटाकर उसके गुलाम व दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया। जो इल्तुतमिश था ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसको सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा प्रथम वैध सुल्तान माना जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश ही माना जाता है, क्योंकि इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। क्योंकि इसने किससे मान्यता प्राप्त की थी? खलीफा से, अफगानिस्तान के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक दल तुकान ए चिलगानी बनाया तथा इन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे। इसने कौन सा दल बनाया? तुकान ए चिलगानी। कौन सा दल बनाया? एक दल बनाया तुकान ए चिलगानी तथा इन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे और राजकाज को आगे बढ़ाया। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से ट्रांसफ़र करके कहाँ बना लिया? इसको दिल्ली राजधानी बना लिया। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ये बताया गया ये बात। इल्तुतमिश द्वारा ही भारत में अक्ता, जिसे इक्ता भी बोलते हैं, इक्ता की व्यवस्था शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? इक्ता की द्वारा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, जिसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेख मुख्तियार काकी की याद में। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र रुकमुद्दीन, इसका पुत्र कौन था? इल्तुतमिश का रुकमुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, जिसे मात्र 7 महीने में ही शासन किया। इसने मात्र कितने महीने शासन किया? मात्र 7 महीने शासन किया। देखते हैं इसके 7 महीने शासन करने की क्या वजह रही है, क्योंकि इतना कम समय इसने शासन किया। तो अगले महत्वपूर्ण शासक आ जाती है हमारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। ये प्रथम भी थी और अंतिम महिला सुल्तान थी। इनका शासनकाल का जो कालक्रम रहा था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। ये भी पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में महिला शासक कौन थी, प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा रजिया सुल्तान। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने वास्तव में रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इन्होंने, इल्तुतमिश थे जो इनके पिता थे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान को। परंतु तुर्की अमीरों ने, जो तुर्क में अमीर लोग थे, इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। किसको बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज को। क्योंकि उस समय ये था कि जो भी पुत्र होते थे, पुत्र ही अपने पिता की राजगद्दी को संभालते थे, इसलिए रजिया सुल्तान को सुल्तान नहीं बनाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज अपने भाई को अपदस्थ करके रजिया 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी। यानी जो इसकी बहन थी रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन की, वो उसने इसको पद से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन गई। आगे बात करते हैं। रजिया सुल्तान पद त्याग कर दरबार में बैठती थी। इसने पद तो त्याग दिया था लेकिन दरबार में बैठती थी। रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी अमीरों एवं उलेमाओं को यह अच्छा नहीं लगा।
और उन्होंने रजिया का विरोध किया। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि एक महिला कैसे शासक बन गई, एक महिला हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला सकती है, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और इसके लिए उन्होंने रजिया का विरोध किया। रजिया बाद में एक विद्रोही अमीर अलूनिया से विवाह करके सत्ता प्राप्त करने का पुनः प्रयास किया, किंतु वह पति सहित मारी गई। लेकिन जैसे ही उसने विरोध किया, सारे लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने एक अमीर अहुलनिया से विवाह किया था। किससे किया था? अहुलनिया से। लेकिन वो पति सहित मारी गई थी इस विद्रोह में। आगे बात करते हैं। रजिया के बाद इस वंश का कोई योग्य शासक नहीं हुआ। रजिया के बाद जितने भी शासक हुए सारे अयोग्य शासक थे। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन के संरक्षण सहयोग से लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। एक इसका ही शासक था नसरुद्दीन, मतलब आगे की पीढ़ी का शासक था गुलाम वंश का नसरुद्दीन, जिसने किसके संरक्षण में शासन किया? बलवन के 20 वर्ष तक शासन किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। अब जैसे ही नसरुद्दीन की मृत्यु हुई, ये बलवन स्वयं को सुल्तान घोषित करके शासक बन गया। अब बलवन की बात करते हैं। बलवन ने क्या किया? बलवन का जो शासनकाल रहा था वो 1265 से 1287 की ईस्वी के बीच तक रहा था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलवन, इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था, जो सुल्तान बनने से पहले कई वर्षों तक इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का नायाब रहकर शक्ति का संकेंद्रीकरण अपने हाथों में कर चुका था। यानी जो गयासुद्दीन बलवन था ये इल्तुतमिश का ही गुलाम था। लेकिन ये जैसे ही नसरुद्दीन शासक बना, लेकिन नसरुद्दीन की उम्र छोटी थी तो राजकाज वो ढंग से संभाल नहीं सकता था, तो उसका संरक्षण बलवन द्वारा ही किया गया था और ये सत्ता को अच्छी तरह जान पहचान चुका था कि सत्ता में किस तरह कार्य करा जाता है। बलवन दिल्ली का एक ऐसा पहला शासक है जिसने सुल्तान के पद व अधिकारों को विस्तृत रूप प्रदान किया था। एकमात्र ऐसा शासक है जिसने शासक बनते ही अपने पदों को और अधिक विस्तार कर दिया था उसको। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। यहाँ से प्रश्न बनता है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलवन था, गयासुद्दीन बलवन। रक्त और लौह नीति अपनाने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन बलवन। बलवन ने कठोर अनुशासन, पद की प्रतिष्ठा, उच्च वर्ग को प्राथमिकता आदि पर विशेष ध्यान दिया। बलवन का प्रमुख कथन था, मैं जब किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ियाँ क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। इसका क्या कथन था? जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ियाँ क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। यानी इसे निम्न और गरीब कुचले लोग पसंद नहीं थे। ये विशेषकर पूंजीपतियों का ख्याल रखता था। आगे बात करते हैं। बलवन ने तलवार में सिजदा तथा पेवोस की प्रथा प्रारंभ करवाई थी। इसने कौन सी प्रथा प्रारंभ करवाई थी? इसके द्वारा एक तो सिजदा शुरू करवाई गई थी, दूसरी पेवोस। सिजदा अर्थात होता है सुल्तान के सामने हाथ बांधकर जोड़ना या झुकना। ये झुकना नहीं होगा, ये झुकना हो जाएगा। एक तो इसने पहली प्रथा करवाई सिजदा, यानी सुल्तान के आगे हाथ जोड़ के झुक जाते थे, और दूसरी पेवोस। पेवोस का मतलब होता था सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा प्रारंभ करवाई। तो इसके द्वारा दो प्रथा प्रारंभ करवाई गई, एक सिजदा, दूसरी थी पेवोस। आगे बात करते हैं। बलवन स्वयं को फारस के पौराणिक बादशाह अफरसियाब का वंशज कहता है। बलवन क्या कहता है? ये कहता है कि मैं फारस का जो बादशाह है अफरसियाब, उसका वंशज हूँ। बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलाम सरदारों का दल समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश द्वारा एक 40 गुलामों का सरदारों का एक दल बनाया गया था, इसको बलवन द्वारा समाप्त कर दिया गया। बलवन की मृत्यु के बाद उसके वंश के दो अयोग्य शासक ककुबाद एवं कैमूर्स थोड़े समय के लिए शासक हुए। इसके दो अयोग्य शासक कौन से थे? ककुबाद और कैमूर्स। आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है अगला वंश हमारा, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा था 1290 से 1320 ईस्वी तक। बात करते हैं इसके प्रमुख शासकों की। पहला नाम आता है इसमें जलालुद्दीन खिलजी। किसका नाम आता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल रहा था 1290 से 1296 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलवन के पुत्र सुल्तान कैमूर्स को बंदी बनाकर की थी। यानी जो बलवन था उसका पौत्र था, जो उसका पोता था कैमूर्स, उसको बंदी बनाकर एक नए वंश की स्थापना कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश की।
जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ था। इसके शासनकाल में ही प्रथम आक्रमण दक्षिण भारत में हुआ था। कौन सा हुआ था? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका भतीजा था। इसने ही जो दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था उसका नेतृत्व किया और 1296 में इसने अपने चाचा की इसकी हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं को शासक घोषित कर लिया। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी इससे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। वह सिकंदर के समान विश्व विजयी बनना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय की। यहाँ से प्रश्न मिल सकता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी थी? सिकंदर द्वितीय की। अलाउद्दीन ने प्रशासन एवं न्याय पर उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त किया। ये उलेमा वर्ग वही है जो किसने बनाया गया था? बलबन द्वारा बनाया गया था। तथा धर्म एवं राजकार्य को अलग अलग किया। इसने धर्म और राजकार्य को अलग अलग बांट दिया। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखने की प्रथा तथा सैनिकों को हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। इसने क्या क्या शुरू किया? स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी, यानी पहले परमानेंट सेना नहीं होती थी, टेम्पररी सेना होती थी, इसको स्थायी रखना शुरू कर दिया। सैनिकों को हुलिया मतलब एक प्रकार का पहचान होता था कि ये इस राज्य के सैनिक हैं। इस प्रकार की शुरुआत की और घोड़ों को दागने की शुरुआत की। घोड़ों को दागा जाता था कि युद्ध में जाने लायक कौन से घोड़े हैं, कौन से घोड़े इस राज्य के हैं, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन ने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा इत्यादि उत्तर भारत के राज्यों तथा देवगिरी, बारगंगल तथा पांडे इत्यादि दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। इसने इतने सारे राज्य जीते क्योंकि ये विस्तारवादी नीति का शासक था। तो इसने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, देवगिरी, बारगंगल, पांडे इत्यादि साम्राज्यों को के शासकों को हराया और वहाँ इसने अपनी जीत कायम की। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। कौन था इसका दक्षिण अभियान का सेनापति? मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी के वारंगल के शासक से कोहिनूर हीरा लाया था। ये मलिक काफूर क्या लेके आया था? कोहिनूर हीरा। कहाँ से लेके आया था? वारंगल के शासक थे जी। ये वही कोहिनूर हीरा है जो आजकल ब्रिटेन में है, जो महारानी के ताज में है, जिसकी बात भारत में लाने की बात की गई है, लेकिन शायद ये पॉसिबल है कि भारत में वो वापस लाया जा सके। ये मूल रूप से कहाँ से लाया गया था? वारंगल के शासक से, और ये लाया था मलिक काफूर ने। आगे बात करते हैं। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह के मारे जाने पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी का ये आक्रमण था कि उसने राणा रतन सिंह को मार दिया था। उस टाइम जौहर की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात ये था कि जैसे ही शासक मारे जाते थे तो जो उनकी रानियां थीं वो अपनी दासियां समेत आग में स्वयं को झोंक लेती थी ताकि उनके साथ कुछ गलत ना किया जा सके। इसे ही जौहर कहा जाता था। जौहर भी दो प्रकार का होता था। एक जल जौहर होता था। जल जौहर में मतलब जो रानी और उसके साथी होती थी वो जल में कूदकर अपनी जान देती थी। एक होता था अग्नि जौहर। कौन सा होता था? अग्नि जौहर। तो जो अग्नि में कूदकर अपनी प्राण देने की प्रथा थी, तो इसे ही जौहर कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। इसने किसको संरक्षण प्रदान किया था? अमीर खुसरो को। जो अमीर खुसरो आगे आके महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरने वाला है। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल को आर्थिक सुधारों के विशेष रूप से जाना जाता है। इसका काल किस लिए जाना जाता है? आर्थिक सुधार हुए थे इसकी खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लाभ के लिए तथा कम वेतन पर अच्छे एवं अधिक सैनिक रखने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इसने कौन सी व्यवस्था लागू की? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की है, जिससे बाजार में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व गुणवत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यानी इसने बाजार में ऐसी नीति अपनाई जिससे जो बाजार में जो भी सामान आ रहा है उसका मूल्य भी सही रह सके और जो उसकी गुणवत्ता आ रही है, जो उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी आ रही है, वो भी अच्छी आए। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भाग कर के रूप में लेना प्रारंभ किया। यानी कृषि से जितनी भी उपज होती थी, एक किसान मान लो 100 बोरे अनाज उगाता है तो उसके 50 बोरे अलाउद्दीन खिलजी को कर के रूप में देने पड़ते थे, क्योंकि 50% भाग ये उपज का लेता था। आगे बात करते हैं।
अगले शासक की मुबारक शाह खिलजी। अगला शासक कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल रहा 1316 से 1320 ईस्वी तक। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1316 से 1320 ईस्वी तक। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों को समाप्त कर पुनः जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जितने भी सुधार किए गए थे उनको ख़त्म कर दिया, पुनः जागीर व्यवस्था प्रारंभ कर दी, यानी जागीर लोग नियुक्त कर दिए जो लोगों से उपज का कर लेते थे। वर्ष 1320 में मुबारक शाह की हत्या करके खुसरो खां कुछ महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। ये कौन था? खुसरो खां। इसने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी और स्वयं सुल्तान बन गया था। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित हुआ मुसलमान था। ये कौन था? ये मूल रूप से हिंदू था लेकिन परिवर्तित होकर मुसलमान बन गया था। आगे बात करते हैं तुगलक वंश की। अगला महत्वपूर्ण वंश है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कालक्रम रहा था वो रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, पहला नाम है गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल रहा है 1320 से 1325 ईस्वी तक। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने वर्ष 1320 ईस्वी में की थी। इन्होंने कब स्थापना की? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन कृषि विकास के लिए नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान था। यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि नहरों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए नहरों को बनवाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ये कौन से वंश का शासक था? ये तुगलक वंश का शासक था। आगे बात करते हैं। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई अत्यधिक कठोरता को कम किया और तथा खुसरो खां द्वारा बांटे गए अतिरिक्त धन को ग्राह्यताओं से वापस लिया। इसने क्या किया? मतलब जितनी भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कठोर नीति अपनाई गई थी उसको कम कर दिया और इसके बाद जो कुछ समय के लिए खुसरो खां शासक बना था उसने काफ़ी धन को बांट दिया गया था उसके द्वारा, तो उसको उसने वापस लिया। आगे बात करते हैं जिसके कारण गयासुद्दीन की सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अनबन हो गई। इसकी किससे अनबन हो गई? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया को खुसरो खां द्वारा काफ़ी धन बांट दिया गया होगा, जिसको इसने वापस लिया तो इससे उसकी लड़ाई हो गई। आगे बात करते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है, अर्थात मतलब दिल्ली पर शासन करना इतना आसान नहीं है जो इतना तुम बन रहे हो। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित एक महल में दबकर हुई थी। इसकी एक महल में दबकर हो गई थी, यानी कहा जा सकता है या भूकंप आ गया हो या कुछ भी हो, उस समय एक महल के अंदर इसकी दबकर मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 से 1351 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा है? 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद वर्ष 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह भी साम्राज्यवादी नीति का था। यह भी साम्राज्यवादी नीति का था, यानी इसे सिर्फ अपने राज्य में चैन नहीं आता था बल्कि इसे संपूर्ण भारत में जीतने का सपना था इसका भी। मोहम्मद बिन तुगलक एक अन्य नाम जूना खां था। इसका अन्य नाम क्या था? जूना खां। ये वही जूना खां है जिसके महल में मृत्यु हुई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी, तार्किक किंतु जिद्दी तथा जल्लाद कहा है। इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? महत्वाकांक्षी, यानी महत्वाकांक्षा काफ़ी रखता था, काफ़ी आगे तक की इसकी सोच थी। तार्किक था, यानी तर्क से अपने सारे निर्णय लेता था, लेकिन वो जिद्दी काफ़ी था और जल्दबाज था। कोई भी कार्य करता था वो बहुत जल्दबाजी में करता था। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित कर दी। इसने दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी? दौलताबाद। परंतु इसकी योजना विफल रही। इसकी योजना विफल रही क्योंकि वो जल्दबाज था और जिद्दी था, जो करना था वो जल्दबाजी में करता था, तो इस कारण इसकी योजना विफल रही। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके शासनकाल में ही कौन से दो राज्य उभर कर आए दक्षिण भारत में? पहला विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक उदार शासक भी था। ये एक उदार शासक भी था। वह दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था। ये एक उदार शासक था, हिंदुओं के जो भी धार्मिक त्यौहार होते थे उनमें भी भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इसने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इसने कृषि विकास के लिए एक पृथक कृषि विभाग दीवान एक कोही की स्थापना की थी।
इसने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए कोही की। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने क्या नहरें बनवाई थी, इसी तरह इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की, दीवान ए कोही। किसकी स्थापना की? दीवान ए कोही। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1347 में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए कन्नौज के निकट स्वर्णगिरी नामक स्थान में शरण ली। इसने कहाँ पे शरण ले ली? स्वर्णगिरी नामक स्थान में, क्योंकि उस समय प्लेग बीमारी का काफ़ी प्रकोप था और उपचार नहीं होता था। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके शासनकाल में भारत आया था, उसने यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हो गई? 1351 ईस्वी में। फिर इसके बाद अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल रहा था 1351 से 1388 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा था इसका शासनकाल? 1351 से 1388 ईस्वी तक। बात करते हैं मोहम्मद तुगलक का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। यानी ये इसका चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, तो ये शासक बन गया दिल्ली का। आगे बात करते हैं इसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया है। यानी राज्य में कितनी आमदनी कहाँ से आती है, कितना खर्च होता है, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार करवाया। फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया। इसने नहरों का निर्माण करवाया। उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया। इसने नहरों का तो निर्माण करवा दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक कर भी एक ऐड कर दिया, सिंचाई कर, जिसे भी अपने खेतों के लिए पानी चाहिए तो उस पर सिंचाई कर देना पड़ेगा उसे। फिरोज शाह ने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर भी आरोपित कर दिया। इसने एक नए कर की शुरुआत करी, हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर की। यानी ये गैर धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह ने उलेमा वर्ग को पुनः प्रशासन में प्रमुखता दी। इसने उलेमा वर्ग को पुनः शासन में प्रमुखता दे दी। फिरोज शाह के शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। इसने 2 स्तंभ, अशोक के शासनकाल के जो 2 स्तंभ थे जिस पर अशोक द्वारा बुद्ध की शिक्षाओं को गुदवाया गया था, तो वो खिजराबाद एवं मेरठ से उनको लाकर दिल्ली में स्थापित इसने कर लिया। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। फिरोज शाह के बाद जैसे ही फिरोज शाह का अंत होता है, इसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो जाता है। इस वंश का कोई योग्य शासक नहीं हुआ, कोई भी योग्य शासक नहीं होता है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में समरकंद के शासक, इसका जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके शासनकाल में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 1358 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। किसने आक्रमण किया था? समरकंद के शासक तैमूर लंग ने। इसका आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। आगे बात करते हैं सैयद वंश की। किसकी बात करते हैं? सैयद वंश की। सैयद वंश का शासनकाल रहा था 1414 से 1451 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा था? 1451 ईस्वी तक। इसका जो महत्वपूर्ण शासक रहा था वो था खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल रहा था 1414 से 1421 ईस्वी तक। पंजाब में तैमूर लंग के गवर्नर रहे खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी। जैसा कि आपको बताया 1398 में किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का हुआ था। ये समरकंद का शासक था। तो उसके बाद जैसे ये शासन यहाँ पे आक्रमण करके गया होगा तो अपने गवर्नर को नियुक्त करके गया होगा। तो ये कौन था? खिज्र खां। इसने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में कर दी। बात करते हैं इसकी। पूर्वज अरब से आए थे और तथा वह स्वयं को पैगंबर का वंशज बताते हैं, अतः यह सैयद कहलाए। यह स्वयं को क्या बताते हैं? पैगंबर का वंशज बताते हैं, इसलिए सैयद कहलाए, इसलिए इनका नाम सैयद वंश पड़ा। इस वंश में खिज्र खां के बाद 3 शासक हुए, किंतु कोई भी योग्य नहीं था, अतः शीघ्र ही इस वंश का पतन हो गया। जल्दी इस वंश का पतन हो गया। आगे बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे, पहले थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल रहा है 1451 से 1489 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के इस प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोधी 1451 से 89 ईस्वी में अपनी शक्ति एवं चतुराई के बल पर की थी। इसने अपनी शक्ति, जितनी इसके पास पावर थी, और चतुराई, जितनी क्लेवरनेस थी, उसके बल पर इसने की थी। बहलोल लोधी को जौनपुर की दिल्ली सल्तनत में मिलाने में भी सफलता मिली, यानी इसने जौनपुर को भी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। बहलोल लोधी सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोधी सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान रहा है।
अगले शासक की बात करते हैं तो इसमें सिकंदर लोदी रहा है। कौन रहा है अगला शासक? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा है 1489 से 1517 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा है? 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां जुलाई, निजाम खां उसका पुत्र कौन था? निजाम खां। वह जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? निजाम खान। वह जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली सिंहासन पर बैठ गया, जिसे ही सिकंदर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने ही वर्ष 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि आगरा नगर की स्थापना करने वाला कौन शासक था? सिकंदर लोदी। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, आगरा नगर के स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। इसने अपनी राजधानी वर्ष 1506 ईस्वी में भी बनाया था। आगरा को इसने अपनी राजधानी बना लिया था 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु भूमि मापन के लिए प्रमाणिक गेज बनाया तथा जिसे सिकंदरी गेज कहते हैं। जैसे आजकल भूमि को हम किस में नापते हैं? गज में नापते हैं, किले में नापते हैं, या अन्य इकाई हैं। ऐसे इसने एक इकाई बनाई जिसे बोला जाता है सिकंदरी गज। क्या बोला जाता है? सिकंदरी गज। भूमि मापन की इकाई थी ये सिकंदरी गज। यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है सिकंदरी गज क्या था? ये भूमि मापन की इकाई थी। सिकंदर लोदी को फारसी में कविताएं लिखने का शौक भी था। क्या था इसे शौक? कविताएं लिखने का था। वह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से। यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी लिखता था। बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। किसकी बात करते हैं? इब्राहिम लोदी की। जो इब्राहिम लोदी है इसका शासनकाल रहा था 1517 से 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा था? 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान वर्ष 1517 में बना। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। जैसे ही इब्राहिम लोदी बना वैसे ही दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। इब्राहिम लोदी ने दरबार में अफगान परंपरा के विरुद्ध अत्यधिक कठोर अनुशासन लागू किया, जबकि अफगान शासक काफ़ी उदार एवं सहिष्णु होते थे। जैसे अफगान शासक थोड़े उदार माना जाता है, मेरे ख्याल से शायद नहीं होते होंगे, पर उस हिसाब से उस समय के हिसाब से शायद वो उदार रहे होंगे, लेकिन उससे भी कठोर नीति इसने लागू की थी। इब्राहिम के इस व्यवहार के कारण कई अफगान अमीर इससे काफ़ी नाराज़ थे। इतने कठोर नियम लागू कर दिए तो जो भी अमीर अफगान थे वो इससे काफ़ी नाराज़ हो गए। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। अब जैसे ही इसने काफ़ी सारे कठोर नियम लागू कर दिए तो इसके दुश्मन बनना तो लाजिम है कि दुश्मन इसके बन गए हों। तो इसका एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम के चाचा थे आलम खां लोदी। इब्राहिम के कौन चाचा थे? आलम खां लोदी। इन्होंने बाबर को भारत में बुला लिया कि आक्रमण करो, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी है, मतलब लालच दिया एक तरीके से बाबर को, और ताकि इसका इब्राहिम लोदी का शासनकाल ख़त्म हो जाए। तो वर्ष 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही इन्होंने दौलत खां लोदी और इसके चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने आक्रमण किया। तो एक युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये पानीपत जो हरियाणा है वर्तमान का, यहाँ पे एक युद्ध हुआ, पानीपत शहर में युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है, जिसमें किसकी हार हुई थी? जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। आगे बात करते हैं। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसी के साथ 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जैसे ही लोदी वंश का शासन समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश उभर कर आया, जिसे बोलते हैं मुगल साम्राज्य। आगे बात करते हैं सल्तनत कालीय प्रांतीय राजवंश। अब जैसे ये बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, तो कुछ छोटे छोटे राजवंश भी थे, जिनके बारे में बात करते हैं। तुगलक काल एवं उसके पश्चात उत्तर व दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों में छोटे छोटे राजवंशों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। जैसे तुगलक काल हुआ था, तो उसके बाद धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता थी वो सिमट कर दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई थी। तो दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य ने स्वयं को शासक घोषित कर लिया और स्वतंत्र घोषित कर लिया। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन की कमजोरी तथा प्रांतीय अमीरों के विद्रोह के कारण विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की।
सबसे पहले किसकी बात करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर के साम्राज्य की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ से ही प्रश्न बनता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। ये दोनों भाई द्वारा की गई थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर आधुनिक में ही हम्पी प्रदेश कहलाता, आंध्र प्रदेश का इलाका ये, इस साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आधुनिक हम्पी, विजयनगर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। आगे बात करते हैं विजयनगर राज्य जो साम्राज्य पर क्रमशः संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविंदु वंश के शासकों ने शासन किया। यानी इस विजयनगर साम्राज्य पर भी 3 से 4 शासकों ने शासन किया, जिसमें संगम वंश, सालुव वंश और तुलुव वंश और अरविंदु वंश के शासक शामिल हैं। आगे बात करते हैं विजयनगर के प्रथम राजवंश संगम वंश के शासकों में हरिहर और बुक्का के पश्चात देवराय प्रथम हुए। हरिहर और बुक्का के बाद कौन से शासक हुए? देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल रहा है 1406 से 1422 ईस्वी तक। कब से तक रहा है? 1406 से 1422 ईस्वी तक। एवं देवराय द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल रहा था 1426 से 1446 ईस्वी तक का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे वो हुए थे कृष्णदेवराय, जिनका शासनकाल रहा था 1509 से 1529 तक, तथा सदाशिव का शासनकाल रहा था 1542 से 1567 ईस्वी के बीच। ये थे तुलुव वंश के शासक। पहले ये संगम वंश के थे, देवराय द्वितीय और देवराय प्रथम ये थे संगम वंश के। कृष्ण देवराय और सदाशिव ये थे तुलुव वंश के शासक। आगे बात करते हैं विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय की गणना भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। विजयनगर के जो कृष्णदेवराय शासक थे, तुलुव वंश के शासक थे, इनकी गणना किस में की जाती है? भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। संस्कृत एवं तेलुगु भाषा के विद्वान कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद नामक प्रशासन एवं राजनीतिक विषय पर एक तंगु ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेवराय द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी, आमुक्तमाल्यद। क्या नाम था? आमुक्तमाल्यद। यहाँ से प्रश्न बनता है आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कृष्णदेव राय द्वारा। ये थे तुलुव वंश के शासक। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई थी। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी यात्रियों ने यात्रा की। कई विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में भी आए, जिसमें इटली के निकोलो कोटी। कौन आए थे? निकोली कोटी, जो देवराय प्रथम के काल में, तथा पुर्तगालियों के डोमिंगो ने कृष्णदेव राज्य के शासनकाल में विजयनगर के यात्रा की थी। निकोलो कोटी किसके शासनकाल में आए थे? ये देवराय प्रथम के काल में आए थे। तथा पुर्तगाल के डोमिंगो किस में आए थे? कृष्णदेव राज्य के शासनकाल में। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार विद्वान सायण तथा माधव विद्यारण विजयनगर साम्राज्य में ही थे। वेदों के प्रमुख भाष्यकार विद्वान सायण तथा माधव ये कौन से साम्राज्य में थे? ये विजयनगर साम्राज्य में ही थे। विजयनगर साम्राज्य अपने समकालीन बहमनी राज्य से सदैव संघर्ष बना रहा। विजयनगर साम्राज्य का किससे संघर्ष बना रहा? बहमनी साम्राज्य से। वर्ष 1565 में तालीकोटा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात विजयनगर का साम्राज्य वैभव नष्ट हो गया। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसे राक्षसी तांडरा का युद्ध भी कहा जाता है। ऐसे किसी नाम से जाना जाता है? राक्षसी तांडरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1565 में। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण वंश की, बहमनी राज्य के बारे में। कौन सा राज्य आ गया? बहमनी राज्य। दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक से असंतुष्ट दक्षिण के मुस्लिम अमीरों ने दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की, जिसे बहमनी राज्य कहा जाता है। ये बहमनी राज्य भी किसके शासकों द्वारा संचालित था? ये मुस्लिम शासकों द्वारा संचालित था, क्योंकि उत्तर भारत के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उससे असंतुष्ट थे। अमीरों के नायक हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से वर्ष 1347 में सत्ता ग्रहण की। इन्होंने किसने सत्ता ग्रहण की? अमीरों के नायक हसन गंगू ने। किसने? हसन गंगू ने। किस नाम से सत्ता ग्रहण की? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से 1347 में सत्ता ग्रहण की तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। यहाँ से ही प्रश्न बनता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा।
आगे बात करते हैं, विद्वान एवं शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमनी। विद्वान एवं शक्तिशाली शासक एक फिरोज शाह बहमनी हुए राज्य का प्रसिद्ध शासक था। इससे ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसमें सन 1417 में रूसी यात्री निकेटिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की। किसने? निकेटिन ने की थी। बहमनी राज्य में गोलकुंडा की खान तथा रायचूर दोआब का उपउच्च क्षेत्र था। बहमनी साम्राज्य में क्या था? गोलकुंडा की हीरे की खान थी। ये होने की नहीं, हीरे की आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। गोलकुंडा में क्या थी? हीरे की खान। ये भी किस में थी? बहमनी साम्राज्य में। तथा रायचूर का दोआब का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ काफ़ी सारी कृषि हो सकती थी। विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण यही था। इनके बीच संघर्ष का कारण क्या था? एक तो गोलकुंडा की हीरे की खान और ये उपजाऊ क्षेत्र जहाँ कृषि उपज काफ़ी अधिक होती थी। आगे बात करते हैं, बहमनी साम्राज्य के शासक महमूद शाह 1482 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इनके शासनकाल में सरदारों ने आपसी संघर्ष के कारण बहमनी राज्य 5 राज्यों में बंट गया। जैसे इनका शासनकाल हुआ तो जो बड़े बड़े सरदार थे उनमें आपसी संघर्ष हो गया और बहमनी साम्राज्य 5 साम्राज्यों में बंट गया, 5 राज्यों में बंट गया, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला साम्राज्य बटा था ये बरार, कहाँ पर बट गया? बरार। ये बटा था, इसकी स्थापना वर्ष थी 1484 ईस्वी। कब थी इसकी स्थापना वर्ष? 1484 ईस्वी। इसके जो राजवंश थे कौन थे? इमाद शाही। कौन थे? इमाद शाही। इसके संस्थापक थे फतेह इमाद शाह। कौन थे? फतेह इमाद शाह। इनके राजवंश कौन सा था? इमाद शाही। और संस्थापक थे फतेह इमाद शाह। दूसरा जो राज्य बटा वो था बीजापुर। बीजापुर की स्थापना हुई थी 1489 में। जो इसका राजवंश था, जिस पे शासक जिस वंश का था वो थे आदिल शाही। जो इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। आगे बात करते हैं तीसरा जो राज्य बटा था वो अहमदनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1490 में और इसके राजवंश जो होते थे, जो शासक थे वंश, वो थे निजाम शाही। इसके जो संस्थापक थे मलिक निजाम शाह। कौन थे? मलिक निजाम शाह। आगे चौथे राज्य की बात करते हैं, ये था गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना हुई थी 1518 में। इस राज्य पे जिस वंश का शासक था वो थे कुतुब शाही। कौन थे? कुतुब शाही। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुब शाह हुए। पांचवा और अंतिम था बीदर। क्या था? बीदर। इसकी स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में और जो इसके राजवंश के शासक थे वो क्या कहलाए? बदीर शाही कहलाए। और इसके संस्थापक थे अमीर अल बरीद। कौन थे? अमीर अल बदीर। इस प्रकार ये बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में बट गए? 5 राज्यों में बट गया। पहला था बरार, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा और 5वां बीदर। इस प्रकार हमारा ये बहमनी साम्राज्य के बारे में बात हुई। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अलावा मराठा साम्राज्य और पेशवा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सामान्य अध्ययन का सिलेबस चल रहा है। तो आपके मित्र, फ्रेंड्स जो भी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।